तो ये लोग हमारे एजेंट बनेंगे। कैसे बनेंगे? सिंपल सी बात है, 4-5 करोड़ रुपए का बजट है। एक मौलवी को बोला कि भाई देखो तुम्हारी तनख्वाह की, इनको ये 5-10 हज़ार रुपये मिलते हैं, ज़्यादा पैसे मिलते नहीं है। उनसे बोलना देखो मौलवी साहब, एसयूवी आपको देंगे, एप्पल का मोबाइल फ़ोन आपके पास होगा, मकान आपको देंगे, ठीक है। सोशल मीडिया टीम आपकी बैठेगी दुबई में, राइट, और हर महीने आपको 2 लाख रुपए फिक्स आपके दुबई से आते रहेंगे आपके पास, या मॉरिशस से, केमन आइलैंड से, कहीं से 2-2 लाख रुपए हर महीने आपके पास तनख्वाह आपकी आती रहेगी। और आपकी हर चीज का, आपके परिवार का, खानदान का, सब कुछ, वी विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। आप बरेलवी हैं, आपका काम है हर हफ्ते एक वीडियो निकालना जिसमें आप देवबंदियों को गाली देंगे। देवबंदियों को गाली कैसे? इस तरीके से कि आप बोलेंगे वो गैर इस्लामी हैं। आपका यही काम है। ऐसे आप 15-20 मौलवी एक साथ आप बरेलवी इकट्ठा करिए पाकिस्तान के अलग अलग जगह। इनफैक्ट पाकिस्तान की मैं तो कह रहा हूं हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा एक मौलवी होना चाहिए जो कि बरेलवी हो। आप उसको पैसा दीजिए, एक सोशल मीडिया की टीम जो उसको अच्छी तरीके से एडिट करे और रिलीजियस टेक्स्ट्स का हवाला देते हुए, क्योंकि यही पाकिस्तानी करते आए हैं। जबकि कुरान शरीफ ये नहीं कहता कि शिया कौन है, सुन्नी कौन है, ये नहीं कहता कि बरेलवी कौन है, देवबंदी कौन है, अहले हदीस कौन है, सेवनर कौन है, 12 कौन है, ये कुछ नहीं कहता। वो तो कहता है कि तुम मोमिन हो। लेकिन उसमें गंद किसने डाली? मौलवियों ने डाली ना गंद उसमें। आम मुसलमानों तो नहीं डाली, मौलवियों ने गंद डाली। पाकिस्तानी मौलवियों ने जो गंद डाली है अपनी खुद की रिलीजियस टीचिंग्स में, हम तो यही कह रहे हैं कि उसका और फायदा उठाओ। क्योंकि ये लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू कुरान, पाकिस्तान ने जब अहमदियों को आपने ये बोला था कि अहमदी जो हैं वो नॉन मुस्लिम हैं और हेंस वो वाजिबुल कत्ल हैं, आपने कुरान की कोई आयत तो कोट करी होगी। तो आपको किसी ना किसी हदीस में, कुरान शरीफ के किसी न किसी आयत में आपको यानी बरेलवियों को देवबंदी के खिलाफ कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा, मिल जाएगा। आप उसका फायदा उठाइए, आप उसका फायदा उठाइए। उसी तरीके से आप फिर जाइए और देवबंदी मौलवियों के पास, उनकी एक अलग सोशल मीडिया टीम हो और देवबंदी मौलवियों को यह बोलिए कि भैया आप एक काम करिए, आप बरेलवियों को उल्टा सीधा बोलिए कि कुरान की रोशनी में या हदीस की रोशनी में यह काफिर है, यह वाजिबुल कत्ल है। 6 महीने के अंदर पाकिस्तान में अर्थक्वेक आ जाएगा, क्योंकि इलिटरेसी बहुत है पाकिस्तान में। मैं गरीबी की बात नहीं कर रहा, गरीबी हिंदुस्तान में भी है, कई ऐसे मुल्क हैं जहां पे गरीबी बहुत है। पाकिस्तान में जहालत बहुत है, क्योंकि जब लोग जाहिल होते हैं, जब उनके पास नॉलेज नहीं है, वहां पे साइंस अब उस लेवल की नहीं पढ़ाई जाती एक जमाने में, जबकि उनके पास नोबेल प्राइज विनर है साइंटिस्ट, उसको तो खैर अहमदी करके उसको गायब भी कर दिया इन लोगों ने। तो दैट इज द नेचर ऑफ दैट। अब वैभव एक बात बताइए, ये मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस, उसने भी तो यही काम करा है। देखिए जनरल फैज जो हैं आईएसआई चीफ, उनको एक बार नहीं मिले वो, जनरल कमर जावेद बाजवा को एक बार नहीं मिले, लेकिन एक प्लेन भेजा और बोला कि जितने भी मौलवी हजरात हैं सब पहुंच जाइए सऊदी अरेबिया। देखो वाइंड एंड डाइंड। और ताहिर अशरफी साहब, और शाम का वक्त हो रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही, तो ताहिर अशरफी साहब आपके शौक से हम वाकिफ हैं, हमारे हाथ में तो पानी का ग्लास है, आपके हाथ में जाम होगा पक्का, क्योंकि हम टीवी पे देख चुके हैं आप शराब पीने के बहुत आपको शौक है। चीयर्स हम आपको यहीं से इंडिया से चीयर्स कहते हैं, आपको उत्तर प्रदेश से मौलाना साहब वहाँ पे चीयर्स कर रहे होंगे। ताहिर अशरफी में बताता चलूँ अपने दोस्तों को कि इज़ वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिज ड्रिंक, और कई बार टीवी डिबेट्स में बिल्कुल मौलाना साहब बिल्कुल टुल होकर आते हैं, एकदम टाइट जिसको कहते हैं ना। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बड़ा थोड़ा सुन सकता हूँ जी। इस्लामी नजरियाती कौंसिल को, और मुझे यूपी में क्या कहते हैं, भंड होकर आते हैं एकदम। तो इनको लेकर गए, तो ये उन्होंने जो सुन्नीज हैं उनको अट्रैक्ट करा, जो शिया मौलवी हैं उनको ईरान लेकर जाता है ना, ईरान लेकर जाता है, ईरान फैसिलिटेट करता है, आप आइए मिलिए वहां पे। तो आप ये देखिए कि ऑलरेडी एक फ्रेमवर्क है। ये फ्रेमवर्क किसी यहूदी ने नहीं बनाया, ये हिंदू ने नहीं बनाया, किसी ईसाई ने नहीं बनाया,
ये फ्रेमवर्क कुरान शरीफ में भी नहीं है। ये मौलवियों ने एक दूसरे की गर्दन काटने, ये आपको एक मौलवियों ने एक मैप बना के दे दिया कि साहब इस तरीके से आप हमारे मुल्क को कमजोर कर सकते हैं, यानी पाकिस्तान को कमजोर कर सकते हैं। आपके सामने बड़ा लड्डू, आप खा नहीं रहे। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी हमारे माशरे का हसास मौजू है जिसे किसी भी सूरत नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, मगर बदकिस्मती से हमारे माशरे में इस मौजू पर बात करने से हमेशा गुरेज किया जा रहा है। पाकिस्तान में बैनुल मज़ाहिब क़ुव्वत बर्दाश्त की ज़रूरत तभी से महसूस हो गई थी जब पाकिस्तान महाराज वजूद में आया था, और हिंदुस्तान से पाकिस्तान आने वाले मुसलमानों को गैर मुस्लिमों ने जिस तरीके से निशाना बनाया था और जिस तरीके से उस टाइम हालात पेश आए थे, मगर हम बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी की तरफ तवज्जो देते उल्टा मुल्क दुश्मन क़ुव्वतों की जानिब से रचाई गई साजिशों का निशाना बनकर फ़िरक़ों में तकसीम होकर रह गए, जिससे एक मजबूत कौम को तश्कील देने के बजाय हम सूबाई और लिसानी तासुबात का शिकार होकर अपने पाकिस्तानी भाइयों का ही खून बहाते रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुआज़ बिन खालिद और आज के मैं इस प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहूँगा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी यानी इंटरफेथ हारमनी। इसमें मुझे ज्वाइन करेंगे समीर अली ख़ान, जिनका ताल्लुक काफ़ी रिनोन ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस वक्त इस पे काम कर रहे हैं और कनेक्ट पाकिस्तान के नाम से एक पूरी सोशल मीडिया कैंपेन चला रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे समीर को। अस्सलाम वालेकुम समीर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम माज़, बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपका कि आपने इस अहम मौजू के ऊपर बात करना ज़रूरी समझा। बिल्कुल, आपका मैंने इंट्रोडक्शन देखा और वो जो वीडियो जो आपने चलाया हिंदुस्तान की मेजर की, जिसके अंदर उन्होंने जिस तरह से बताया कि किस तरह से मैनिपुलेट हो रहा है पाकिस्तान और पाकिस्तान का नौजवान। तो सबसे पहले अगर माज मैं अपनी बात का आगाज़ कुछ रेफरेंसेस के साथ करूं, कुछ तारीख के उन सफ़ों से आगाज़ करूं कि जिसमें अगर मैं बात करूं मिस्र की, अगर मैं बात करूं कि लैटिन अमेरिका की, इवन यूके की भी, तो जहाँ भी अक़लियत होते हैं वहाँ पर थोड़ा तज़ाद अक़लियतें और जो इज्तिमा वहाँ पर रहता है, यानी कि जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी रहती है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट होता है। हादसाती तौर पे जब आपके मुल्क बना करते हैं तो उसके बाद ऐसा होता है कि आपके मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा तज़ाद पैदा होते हैं। अगर 1947 की बात कर लें तो हमारे साथ अलमिया ये था, सानिया ये हुआ कि इस कौम का कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस दुनिया से बहुत जल्दी रुखसत हो गए। उनका जो विज़न बड़ा क्लियर था। अगर कोई कहता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बनना है या बनाया है या इस्लामी रियासत ही का तसव्वुर था, तो इस्लाम में भी सबसे पहले तो ये चीज़ है ना कि अक़लियत जब तक महफूज नहीं होगी तब तक अक़लियत जब तक महफूज नहीं होगी तब तक आपका मज़हब भी पूरा नहीं होगा। माज़ मुझे अगर आप 1 मिनट दें तो फिर मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूँ। मुझे 1 मिनट अगर आप मुझे दे सकें, मैं वीडियो ऑन समीर, कर लेता हूँ। जी 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 बोलें समीर। 1 मिनट दीजिएगा बस। सही, जैसे समीर ने कहा बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क बना था वो पूरे इसी बेस पे बना था। अगर हम अपने झंडे की बात करें तो उसमें पाकिस्तान का जो झंडा है वो भी एक, जो हमारा सफ़ेद कलर है वो भी इसी को शो करता है कि इसमें जो अक़लियतों के हुकूक हैं वो भी पूरे होंगे। जहाँ हमारा हरा कलर मुसलमानों को शो कर रहा है तो वहीं पर जो सफ़ेद कलर है वो अक़लियतों की नुमाइंदगी करता है। कंटिन्यू करिए। हाँ समीर, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सॉरी, माइक बंद था मेरा। जी जी अब सही है? जी हेलो। जी अब आ रही है। जी जी बिल्कुल। अब देखिए, जब हमारे इस मुल्क का तसव्वुर था कि इस मुल्क के अंदर अक़लियत आज़ाद होगी अपनी इबादत गाहों में जाने के लिए, लेकिन बदकिस्मती के साथ आपने 1971 के अंदर जब आपने एक पूरी कौम को काफिर डिक्लेयर किया, आपने कहा कि जी ये काफिर हैं। ठीक है, क्योंकि वो उनका जो क्या कहते हैं नज़रिया था या जो उनका बिलीफ था वो मेजॉरिटी के साथ तज़ाद कर रहा था। तो ज़ाहिर सी बात है जब आपके पास इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट आते हैं तो आपने कुछ ना कुछ मेजर स्टेप लेने हो जिससे आपके मुल्क के अंदर अमन पैदा हो सके या अमन की हवा पैदा हो सके। लेकिन आप देखें जब इस तरह की जब बातें हिंदुस्तान से या फिर मुख्तलिफ ममालिक से होती हैं तो उसके पीछे एक वजह है। वजह यह है कि आपका जो मुल्क
जब इक्कर के अंदर 2 लाख हुआ था, उसके पीछे भी एक वजह थी, और वजह ये थी कि जब आप मुनसफाना तकसीम नहीं करते, जब आप मेजॉरिटी माइनॉरिटी तो बहुत दूर की बात, आपने तो अपना मुल्क ही 2 लाख इसलिए करा दिया था कि आपने इस पाकिस्तान से जो रेवेन्यू इकट्ठा होता था अपने वेस्ट में लगाना शुरू कर दिया। आपने क्या कहते हैं, जो अब बांग्लादेश बन चुका है उसके वसाइलों पे कब्जा करना शुरू कर दिया, आपने उसके वसाइल अपने लिए इस्तेमाल करने शुरू कर दिए। तो जाहिर है इस तरह की चीज़ें होंगी। जब आप अगर मैं सिर्फ इस वक्त बलूचिस्तान की एक छोटी सी मिसाल दूं कि बलूचिस्तान की सरजमीन से तो वसाइल में हैं, लेकिन आज बलूचिस्तान के हालात जो है आपके सामने हैं। बिल्कुल तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर अब एक बात करूं कि अगर माइनॉरिटी मेजॉरिटी आपने यहाँ पर झगड़ा खत्म करना है या फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी का करना है, तो सबसे पहले मुनसिफाना वसाइल की तकसीम जब तक नहीं होगी, जब तक इस मसले का हल नहीं निकलेगा। लेकिन मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि मैं एक कनेक्ट पाकिस्तान के नाम से कैंपेन चला रहा हूँ, जिसके अंदर जी हम जी बिल्कुल, मैं भी माइनॉरिटीज उसी की तरफ आना चाह रहा था। आप कनेक्ट पाकिस्तान एक माइनॉरिटीज़ के इस हवाले से काम कर रहे हैं, और एक मैंने आपका ये पोस्टर देखा था, बड़ा अच्छा लगा मुझे। मैं अगर अपने नाजरीन के साथ शेयर भी करूं कि कनेक्ट पाकिस्तान के बारे में हमें थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज़ है और किस तरीके से आप बैनर जो इंटरफेथ हार्मनी को आप रिवील कर रहे हैं सोसाइटी में। अच्छा, माज अगर मैं कैमरा अपना 2 मिनट 3 मिनट के लिए ऑफ करूं, क्योंकि मुझे लग रहा है मेरी वीडियो कट रही है, या सही है? नहीं नहीं, सही है, अगर आप करना चाहें तो आप कर लें जी, बताते रहिएगा जी। नहीं नहीं, नहीं नहीं, आपकी वीडियो सही आ रही है, मेरे पास तो सही आ रही है यहाँ पे। हाँ मैं कर, मुझे आवाज थोड़ी कट रही है आपकी ना, तो इसलिए मैं कर लेता हूँ। कनेक्ट पाकिस्तान एक ऐसा हमने प्लेटफॉर्म बनाया है सोशल मीडिया के ऊपर। अभी आपने शुरू में एक वीडियो दिखाई मेजर जनरल मेजर की, गौरव नाम है शायद इनका। जी जी तो बिल्कुल। ये हिंदुस्तान के क्या कहते हैं रिटायर्ड जनरल मेजर रह चुके हैं। इनकी सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी वीडियोस आती हैं, और अब जो 2020 के अंदर हैं, आप 5th जनरेशन वॉर के अंदर हैं, ये वॉर होनी ही डिजिटलाइज होनी है। अभी आपने कोविड की सिचुएशन देखी, कोविड की सिचुएशन में जो सबसे बड़ा मसला था वो तो सोशल डिस्टेंसिंग का था ही था, लेकिन फेक न्यूज का भी बड़ा था, बिल्कुल बिल्कुल। मिस इंफॉर्मेशन का भी बड़ा था। आपने प्याज से, आपने अदरक से, आपने क्या कहते हैं सना मक्खी से क्या कहते हैं इसका इलाज, कोरोना का इलाज करने की कोशिश की, लेकिन ये सारे एक फेक न्यूज प्रोपेगेंडा था। तो इसी प्रोपेगेंडा को जब तक आप इस बात को नहीं समझेंगे कि भाई जब जब तक आप काउंटर अटैक नहीं जानेंगे, जब तक आप काउंटर अटैक नई नैरेटिव बिल्ड नहीं करेंगे, आप इस मसले का हल नहीं निकाल सकते। कनेक्ट पाकिस्तान एक ऐसा क्या कहते हैं कैंपेन है जो कि पाकिस्तान के अंदर इस इमेज को काउंटर करेगा कि जब आप कहते हो कि जी दहशतगर्दी है, जब आप ये कहते हो कि यहाँ इकलियतें महफूज नहीं है, जब आप यहाँ कहते हो कि जी यहाँ पर हिंदुओं के साथ मसाइल हैं, मसाइल सब कौमों के साथ हैं, पाकिस्तान के अंदर हर तबकाती निज़ाम के साथ इस वक्त मसाइल हैं, लेकिन अगर आप एक मुनज़्ज़म तरीके से ये मुहिम चलाओगे कि नहीं जी यहाँ पाकिस्तान के अंदर अक़लियत महफूज नहीं है, तो भाई अगर यहाँ पर ये मसला है कि जी फोर्सली कन्वर्जन का, तो आप मुझे बताएं कि हिंदुओं से ज्यादा मुसलमान उनके साथ खड़े होते हैं, तभी तो पार्लियामेंट के अंदर ये बिल पास हो गया। आप क्यों नहीं बताते कि जब क्या कहते हैं आपने सिर्फ जो लो प्रिविलेज काम था जो कि सिर्फ क्रिश्चियन के लिए रखा था, सैनिटरी का काम, आपने देखा कि पाकिस्तान के अंदर मेजॉरिटी ने उसके ऊपर आवाज उठाई, बल्कि उनकी कौम ने भी नहीं उठाई, मेजॉरिटी ने उठाई कि भाई क्यों बिल्कुल सिर्फ यही जॉब्स क्यों उनके लिए, उनको हर शोबे के अंदर आना चाहिए। तो हमारी जो कैंपेन है वो पॉजिटिव पाकिस्तान, इंक्लूसिव पाकिस्तान के ऊपर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि भाई हमारे ये दीन का हिस्सा है कि अगर हम किसी भी गैर मुस्लिम के साथ नाजायज करेंगे तो ये हमारी तालीमात नहीं है। जो ये जोड़ते हैं ना कि भाई काफिरों को मार दो, कहीं ये नहीं लिखा कि काफिरों को मार दो। यहाँ तक के कादियानी अगर ये कहते हैं, नबूवत का दावा करते हैं, लेकिन उनको भी मारने का हक आम शहरी का नहीं है, रियासत का है। उस वक्त के खुलफाए राशिदीन के पास था। अगर आप इस मॉडल को उठाएं तो इस वक्त आपके पास नेशनल गवर्नमेंट मौजूद है, जो कि गवर्नमेंट
की का पूरा एक प्रोसेस है, जो कानून है, पाकिस्तान का आईन है, उसके मुताबिक ही होनी चाहिए। तो इन तमाम जो सोचों को, इन तमाम नैरेटिव को हमारी कैंपेन काउंटर करेगी पॉजिटिवली। हम बताएंगे कि जी किस तरह से पाकिस्तान के अंदर जब एक शख्स जिसको पेंशन मिलती है तो लोग जो है अमूमन घर बनाते हैं, प्लॉट खरीद लेते हैं, दुकान खरीद लेते हैं। एक हिंदू शख्स ने उमरकोट के अंदर इमाम बारगाह बनाई, आपको नहीं पता चला होगा। क्यों नहीं पता चला होगा? क्योंकि नेशनल एक्सट्रीमिज्म मीडिया कभी आपको नहीं दिखाएगा, क्योंकि जाहिर है आपको अगर इस खूबसूरत नैरेटिव से आपको आगाह कर दिया गया तो फिर बहुत से लोगों की दुकानें बंद हो जाएंगी। तो हमारी जो कैंपेन है वो पॉजिटिव इंक्लूसिव पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। जी ठीक है, बिल्कुल आपने सही कहा। समीर, जैसे आपने बात की बैन मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से आपने बात की, काफ़ी आपके इनिशिएटिव्स तो अच्छे हैं इस कैंपेन को लेके। अच्छा, अब ज़रा शुक्रिया। हम इस गवर्नमेंट की तरफ आते हैं कि इस गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट आई है तो इन्होंने काफ़ी सारे ऐसे काम किए थे, जो जैसे गुरुद्वारा खोला, उस पर आप क्या कहते हैं कि इस गवर्नमेंट को हमें वो करना चाहिए? क्योंकि शुरू में गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी किया गया है कि ये नहीं, ये तो एक हिंदुओं को सपोर्ट कर रही है। उन्होंने शुरू में 2 वजीर ऐसे लगाए थे जो कादियानी फिरके से ताल्लुक़ रखते थे, उस पर भी काफ़ी ज़्यादा उन्हें उसका सामना करना पड़ा था, बहुत ज़्यादा उन्हें नेगेटिव कमेंट्स आए। तो इस पे बारे में क्या ख्याल है आपका? अच्छा माज, हमारी बदकिस्मती है कि हमने जो है ना काफिरों का जो ये फतवा जारी करने वाली एक तहरीक है, ये 1947 के फौरन बाद ही शुरू कर दी थी। कि हमने जो काफिरों के सर्टिफिकेट हमने बांटना ऐसे शुरू किए कि जैसे कोई बात ही नहीं है। आपने देखा कि पाकिस्तान के पास एक नोबेल प्राइज था, वाहिद नोबेल प्राइज है पाकिस्तान के पास वो, बिल्कुल बिल्कुल। जो लेकिन वो बदकिस्मती से उसको भी हमने कादियानी डिक्लेयर करके कहाँ गायब कर दिया हमें नहीं पता। हमने अब्दुल सत्तार ईदी के ऊपर भी बहुत सारे फतवे जारी किए, जिसके ऊपर क्या कहते हैं, फिर देखा गया कि उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी एम्बुलेंस सर्विस बनाई, सबसे ज्यादा बच्चे जो अडॉप्टेड बच्चे हैं वो पालने का रिकॉर्ड उनके पास है, खिदमत में उनका पहला नाम है। मतलब कोई अवार्ड ईदी से बड़ा अवार्ड नहीं हो सकता। लेकिन हमने क्या किया, हमने उनको भी काफिर के फतवे जारी कर दिए। तो ये जो काफिर के फतवे जारी करने वाला कॉन्सेप्ट है, इसी ने मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया। जब आपकी बात जो है कि जी गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं जैसे गुरुद्वारा खोला, और सबसे पहले आकर एक फाइनेंस मिनिस्टर, मुझे अच्छी तरह याद है, या एडवाइजर लगाया था, वो दुनिया के अंदर रिकग्नाइज है, वो वर्ल्ड रिनॉन है, उसको लोग बुलाते हैं, लाखों रुपए सेशन के देते हैं, उससे मईशत समझते हैं बाकायदा। या क्या कहते हैं, इस वक्त वो शायद उसके अंदर काम कर रहे हैं, क्या कहते हैं, यूएन का बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जो फाइनेंस देखता है, उसके अंदर एडवाइजरी के तौर पे काम कर रहे हैं। लेकिन हमने क्या किया, हमने हुकूमत को प्रेशराइज किया, एक मखसूस तबके ने। और ये हमारे मुल्क में जो सियासत का बड़ा ये एक क्या कहते हैं दोगलापन है, कि जब आप लिबरल जमातें, जैसे पीपल्स पार्टी अपने आप को लिबरल कहती है, एएनपी कहती है, वो तक कभी स्टैंड नहीं लेते। क्यों? क्योंकि इनको सियासत ये सूट करती है, वो ये इस तरह के नैरेटिव, क्योंकि इनके पास कारकर्दगी दिखाने के लिए तो कुछ होता नहीं है। 5 साल ये ना काम करते हैं ना काम करने देते हैं, तो वो ये इसी चीजों के पीछे लगा के रखते हैं कि भाई ये फलाना हिंदू है, फलाने से खाना मनाए, फलाने से मांगना मनाए, अगर ये आ जाएगा तो हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। मतलब ये क्या आपने देखा कोरोना के अंदर, आप 10 बजे उठ के नमाज अजान दिया करते थे कि बला टल जाए, और सुबह ही उठ के वो मौलवी साहब, वो मौलवी दुकान पे बैठ के 10 रुपए वाली चीज 25 रुपए में बेच रहा होता था। तो मुसलमानों को कभी भी गैर मज़ाहिब से कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो पहले से एक तरह से अपने आप को फील कर रहे होते हैं कि भाई हम सब सेपरेस्ट हैं। लेकिन आपकी बात जैसे कि अभी जैसे उसके ऊपर बड़ा एक केस चला कि जी क्या कहते हैं, मंदिर के ऊपर एक बवाल खड़ा हो गया कि मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, टैक्स पेयर का पैसा है। आपको पता होगा कि सबसे पहले जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रियासत थी, उसमें एक बाकायदा उन्होंने चार्टर दिया था कि एक जिसके ट्रीटी साइन हुई अंदर थी, बिल्कुल। बिल्कुल चार्टर साइन हुआ था, जिसके अंदर तमाम मज़ाहिब को अपने प्रैक्टिसेस करने के बाकायदा पूरी जगहें दी गई थी। तो जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के स्टेप लिए जिसको हमने आइडलाइज करना था, तो मैं और आप होकर कौन होते हैं जो फतवे जारी करें?
लेकिन बदकिस्मती के साथ आज आपने देखा कि उस जगह पर जो मंदिर की जगह थी वहां पर लोगों ने जाकर क्या कहते हैं, कुछ तबके ने जाकर अजानें देना शुरू कर दी, मंदिर को तोड़ना शुरू कर दिया। देखें, हमारा सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट यही है। जब आप कहते हो सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा गया, तो फिर बदले में आपने देखा कि बाबरी मस्जिद को तोड़ा बाबरी गया। मस्जिद, बिल्कुल। आपने देखा जब आप किसी के चर्च को तोड़ते हो, तो फिर आपने देखा सीरिया के अंदर अब इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है। तो ये चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं। जब आपने हिंदुओं को उनके इबादत गांव में जाने से रोका, तो बैनुल अक़वाम ने, दुनिया ने लोगों को हिजाब पहनने से मना कर दिया, एक्सट्रीमिस्ट कहना शुरू कर दिया, इस्लामिक फोबिया फैलाना शुरू कर दिया। आपको याद होगा कि मस्जिद के अंदर किस तरह से न्यूजीलैंड के अंदर दहशतगर्दी हुई और बहुत सारे मुसलमानों को मार दिया गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उनके नेशन का आप रिएक्शन देखें, उनके प्राइम मिनिस्टर का रिएक्शन देखें। उन्होंने सिंपली अजानें दिलवाई, बाकायदा नेशनल टीवी पर अजानें दी गई, बाकायदा उन्होंने जनाजों के अंदर पार्टिसिपेट लिया, लोगों को हिजाब बांटे। ये होता है रिफ्लेक्ट करने का, रिटेलिएट करने का तरीका, नैरेटिव बिल्ड करने का तरीका। ये होता है लोगों को बताने का तरीका कि भाई हमारा ये मुद्दा है, हम इस मुद्दे से आगे लेकर जाना चाहते हैं। देखें, कभी भी मजहब अगर ये कहें कि जी मजहब दहशत उससे खौफ से फैलना होता, तो हजरत अली, हजरत उमर काफी थे। हमारे पास ऐसे ऐसे बड़े बड़े नाम रहे हैं खुलफाए राशिदीन के अंदर, वो जंगजू लोग जिन्होंने तलवार की जोर पे इस्लाम काबिज कर देना था पूरी दुनिया के ऊपर। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह ताला की एक प्रॉपर इसके ऊपर डेफिनेशन है कि भाई आपने जब तक कलमा दिल से एक्सेप्ट नहीं करना, आप इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हो सकते। तो आपको ये बातें समझनी पड़ेंगी कि आपको आइडियलाइज करना पड़ेगा, इस्लाम की असल शक्ल दिखानी पड़ेगी। ये जो मेजर गौरव की बात है कुछ हद तक सही है कि रिलीजियस लोगों ने किस तरह से मैनिपुलेट किया। देवबंदी गाली देता है बरेलवी को, बरेलवी गाली देता है देवबंदी को, शियाओं का तो आप छोड़ दें, उनको तो आप एक पर्टिकुलर तौर पे काफिर मानते हैं। तो इस तरह की चीजें हमारे मुसलमान लोग करते आए हैं। उसकी वजह यह है कि हमने कुरान को जो है ना निग्लेक्ट कर दिया। हमने बस ये कहा कि जी मौलवी आएगा, मौलवी पढ़ाएगा और मौलवी चला जाएगा। मौलवी अरबी में आता है, मौलवी अरबी में पढ़ाता है और मौलवी चला जाता है। हमें नहीं पता हमारे क्या लिखा है। लेकिन अगर सिर्फ एक चीज मैं यहाँ ऐड कर लूं कि अगर हम सिर्फ क्या कहते हैं, आप बेहतर जानते होंगे कि क्या सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरिल मगज़ूबी अलैहिम वलज़ालिमीन, सबसे बड़ी चीज तो यही है भाई, खुदा से हम हर 5 वक्त में यही मांग रहे हैं कि हमें सीधे रास्ते पे चला, हमें उस रास्ते पे चला कि जिस पे तूने इनाम किया। तो हमें अपना मजहब समझने की जरूरत है। आखिर में सिर्फ मैं ये बात कहूंगा कि अपना मजहब छोड़ो नहीं, दूसरे का मजहब छेड़ो नहीं। बिल्कुल। अच्छा समीर, हम एक चीज़ आजकल देखने में काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि जब से ये मुहर्रम आने शुरू होता है तो एक अजीब सी फजा तारी हो जाती है, सारे आपस में शुरू हो जाते हैं, शिया सुन्नी फसादात को जानबूझ के हवा दी जा रही होती है। यकुम मुहर्रमुल हराम कुछ रिवायात से मिलते हैं कि हज़रत उमर फारूक की नहीं थी शहादत, लेकिन ज़बरदस्ती बना लिया गया। तो क्या वजह है कि क्यों हमारे मुसलमान नहीं समझ पा रहे हैं आज तक ये बात कि भाई ये शिया सुन्नी फसादात में आप आखिर कब तक पड़े रहेंगे, कब हम लोग इस चीज़ से बाहर आएंगे? जब बरेलवी होता है वो देवबंदी को गाली देता है, देवबंदी शिया को गाली देगा। जी, देखिए माज, जब आपके पास इनोवेशंस करने की सोच नहीं होती, जब आपके पास लिटरेचर की कमी रह जाती है, जब आपके पास उस वो पढ़ने का निज़ाम ख़त्म हो जाता है। इस वक्त हमारा मसला ही है कि हमने जो है ना किताबों को भी काफिर बना दिया, हमने तालीम इदारों को भी काफिर बना दिया। हमने क्या किया? हमने नेगेटिविटी फैलाई, हमने कुछ और नहीं किया। अब मुझे ये बताएं कि बरेलवी कभी भी देवबंदी की किताब, कोई उसकी रेफरेंसेस लिखी हुई किताब जो कि जाहिर है कुरान मजीद से ली होगी ना यार, हदीसों से कोट की होगी, वो पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। आप मुझे बताएं ना, हम सुन्नी ही कितने तबकों में बढ़ गए। अब मसला ये है कि जब आपको ये कह दिया जाए कि आपने एक दायरा, आपको गोल दायरा दे दिया जाए, आपको कहा जाए उस दायरे से आपने निकलना नहीं है, क्योंकि अगर आप निकल गए तो आप मर जाओगे। तो बेसिकली तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप जो है दायरे से निकलने के बाद मर जाओगे, लेकिन आपका माइंडसेट ये पैदा किया गया। मैं यहाँ पर एक छोटी सी जी जी जी,
असल में मैं वेलकम मैं यहाँ करूंगा, हमारे साथ काजिम मंजूर आ गए। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ समीर। हमारे साथ इस टाइम काजिम मंजूर मौजूद हैं। काजिम का मैं आपको अब मैं अपने तमाम देखने वाले नाज़रीन को बताता चलो, काजिम जो है एक एक ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं जिसका नाम होप फॉर ह्यूमैनिटी है। इनका काम बेसिकली ये जो काम कर रहे हैं ना, इनका तो मैं खुद गवाह हूँ। मैं खुद काजिम के साथ बहुत सारे इनके प्रोजेक्ट्स में रहा हूँ। उसमें ये लोग ये नहीं देखते, ये ना तो किसी जबान को देखेंगे, ना मसलक को देखते हैं, ना किसी नस्ल को देखते हैं। ये इन सबसे बालातर होके काम कर रहे होते हैं। इनको बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन की ज़रूरत है, क्योंकि ये न्यू कमर्स है हमारी, ख़ास तौर पे यंग जनरेशन को। और इनका सबसे बड़ी जो एडवांटेज वो ये है कि यंग जनरेशन को, यंग ब्लड को लेके आगे आ रहे हैं। और जितने भी ये आजकल के फ़िरका वारियत होती है या इस तरीके की होती है, इस पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं। तो काजिम मैं आपको खुशामदीद कहूँगा अपने इस प्रोग्राम में, जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरफेथ हारमनी पे। कैसे हैं काजिम आप? बहुत शुक्रिया माज भाई, बिल्कुल मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। जी बिल्कुल। जी कासिम, आप ज़रा मुझे ये बताइएगा कि इंटरफेथ हारमनी, बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी जो है, उसको आप क्या समझते हैं? उसके बारे में ना थोड़ा सा अपने तासुरात दीजिएगा। बैनुल मज़हब हमांगी की हम बात करते हैं तो इस चीज़ का हमारे पाकिस्तान में बहुत एक कमी महसूस होती है। जहाँ पे कुछ लोग इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो फिर कोई ना कोई चीज़ ऐसी आ जाती है कि लोगों के दिलों में नफरत आ जाती है कोई ना। तो जब तक हमारे मुल्क की भी, अगर हम अपने मुल्क की बात करें, हमारा मुल्क तब तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक पूरी जितने यहाँ रहने वाले हैं, वो चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुसलमान हो, ईसाई जो भी हो, सब जब तक इकट्ठा होके एक यानी एक पावर होके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा जो है यानी हम मजबूत नहीं हो सकते। सही है, बिल्कुल। अच्छा काजिम, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा। हमारे साथ एक और पार्टिसिपेंट मौजूद है, लाल, जिनका ताल्लुक हिंदू मजहब से है, तो इनको भी ऐड करते हैं और इनके तासुरात जानते हैं। क्योंकि एक हमारे यहाँ एक ये डायलेमिया बना हुआ है कि हम जो यहाँ पे माइनॉरिटीज हैं उनका बहुत बुरा हाल है। तो इस बारे में हम लाल से बात करेंगे। लाल को सबसे पहले तो हम अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। लाल, बहुत बहुत आपको खुशामदीद कहते हैं। और लाल, एक हमारे यहाँ हम आज बात कर रहे हैं इंटरफेथ हारमनी में, आपको इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। और आज हम ये डिस्कस करेंगे कि माइनॉरिटीज़ का एक डेलेमिया बना हुआ है हमारे यहाँ। ये समझा जाता है कि माइनॉरिटीज़ बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज मौजूद हैं। तो आप क्या समझते हैं इस बारे में? आपकी क्या राय है? जी लाल। मेरे ख्याल में लाल को आवाज़ नहीं पहुंच रही है। इनसे दोबारा हम इनको कांटेक्ट करते हैं और इनको वापस अपने शो में लेंगे। तो मैं काजिम की तरफ वापस चलता हूँ। तो जी काजिम, आप कुछ कह रहे थे? काजिम, चले, काजिम का भी शायद इंटरनेट का कुछ इश्यूज आ रहे हैं। जी काजिम। जी माज भाई। जी काजिम, क्योंकि मैंने आपके साथ काम किया है और काफ़ी हमने जगहों पे ऐसा देखा है कि आप कभी भी इस चीज़ को सामने नहीं लेके आ रहे होते कि किसका क्या, किस फिरके से ताल्लुक है, या वो हिंदू है, मुसलमान है, जो भी है। वो जब भी काम कर रहे होते हैं, आप इन सब चीज़ों से बालातर होकर काम कर रहे होते हैं। तो आप मुझे ये बताइएगा, आपको ये सोच कहाँ से आई कि आप सबको साथ मिला के चलना है और इन सारी चीज़ों में नहीं पड़ना? इसमें मैं सबसे बड़ी चीज जो है वो है इंसानियत। अगर आप एक इंसानियत को समझ जाते हैं तो फिर आप तो अपने दीन को बहुत आराम से समझ सकते हैं। जब तक आप इंसानियत को नहीं समझ सकते तो आप जिस भी फिरके से ताल्लुक रखते हो, जिस भी आपका जो भी मजहब हो, आप अपने मजहब को नहीं समझ सकते। अपने मजहब को अच्छे तरीके से समझने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कि आप इंसानियत को सीखें। यही चीज जब हमने शुरू करी, तब पहले तो हम भी जब नहीं थे तो हमें काफी ख्याल आ रहे ये चीजें ये हैं। लेकिन जब हम इस काम में हम आए, जब हमने काम करके देखा, तब हमें पता लगा कि नहीं, इंसानियत जो है वो सबसे बड़ी चीज है। चाहे भले जो बंदा जिस भी जात से ताल्लुक रखता हो, जो भी उसका मजहब हो, आप जब उसकी किसी भी तरीके से आप उनकी मदद कर सकते हैं तो आपके लिए वो एक जो है, एक आपको एक जो खुशी महसूस होती है, तो उससे आप बंदे को होता है कि नहीं, इंसानियत जो है वो सबसे यानी अफजल चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो हम अब लाल की तरफ बढ़ते हैं। जी लाल, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? लाल, मौजूद हैं आप? जी जी माज भाई, आवाज आ रही है मेरी आपको? जी जी, अब बिल्कुल आ रही है। आप जी कुछ कह रहे थे? जी लाल।
मुझे लगा कि आपने कोई क्वेश्चन मुझसे किया था, अगर वो क्वेश्चन आप फिर से रिपीट करते तो आसानी होगी जी मुझे। जी लाल, मैं ये कह रहा था कि क्योंकि आप एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे आप रिप्रेजेंटेटर के तौर पे मौजूद हैं, तो एक बात मानी जा रही होती है कि ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो माइनॉरिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अंडर प्रिविलेज है, जबकि हम इस मुकाबले में आपको देखते हैं आप काफ़ी जो है हमें यंग यंग ब्लड भी हैं और इसके अलावा बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बारे में भी बता दीजिएगा हमारे नाजरीन को कि आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें, और ये भी बताइएगा आपको क्या डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी हैं एज अ माइनॉरिटी होने की उससे। अच्छा ठीक। अच्छा, बेसिकली मेरा नाम लाल राय है और मेरा जो ताल्लुक है माइनॉरिटी सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, जहाँ पे मेरी जो अपनी कैपेसिटी में सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ वो है एज ए ट्रेनर। तो मैं इस वजह से उनके साथ एफिलिएट हूँ। अच्छा, जो आपका दूसरा जो पॉइंट था कि आपको क्या क्या इश्यूज है, बेसिकली अगर मैं अपने आप को बताऊं तो एज सच मुझे तो सिर्फ प्यार मिला है। इवन के मैं आप सबको जानता हूँ, समीर है, काजिम है, आप है, मुझे कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मैं बिलोंग करता हूँ एक ऐसी कम्युनिटी से जो माइनॉरिटी कंसिडर की जाती है। मैंने मतलब एक इक्वलिटी पाई, एक प्यार मिला, मुझे मोहब्बत मिली, दोस्ती मिली, यारी मिली, वो सब आप सबसे मिला मुझे। तो ये कंसीडर करना ए सच मेरा तो कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं रहा जो मैं बताऊं कि हाँ यहाँ पे मेरे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुई या ये मेरे साथ ये हुआ, बल्कि बीइंग ए माइनॉरिटी कम्युनिटी काफी काफी बार मेरे साथ ये होता है कि वो मुझे मतलब एक फेवर हो जाता है। काफी प्रोग्राम में मैं अप्लाई करता हूँ तो ये होता है कि वो चाहते हैं कि जो हमारे माइनॉरिटी या रिलीजियस माइनॉरिटी ग्रुप से जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं उन्हें मौका दिया जाए। तो एक हिसाब से बीइंग ए माइनॉरिटी मेरे लिए एक प्रिविलेज या एक लिवरेज बन जाता है जो मुझे काफी सारी अपॉर्चुनिटीज तक एक्सेस भी देता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड वेरी वेरी सेटिस्फाइड बीइंग ए माइनॉरिटी एंड लिविंग इन पाकिस्तान। माज भाई आपका माइक म्यूट है। जी अब लाल शायद आपको आवाज़ आ रही होगी। जी लाल, मुझे ये बताइएगा कि अभी जी कुछ दिन जी। पहले हमें एक चीज़ देखने में आई थी कि इंटीरियर सिंध में कुछ ऐसे वाकयात हुए थे जिसके बाद काफ़ी इश्तियाल पाया जा रहा था। तो इन चीज़ों को जब आप देखते हैं तो आप क्या फील करते हैं और आपके क्या एहसासात होते हैं, अपने अगर शेयर करना चाहें आप हम लोगों से। सही सही। बेसिकली इसके दो वर्जन होते हैं। एक तो होता है कि भाई नो डाउट माइनॉरिटी के साथ इश्यूज है और जो हम सब ने एक्सेप्ट करने, एक्नॉलेज करने और उनके बेहतरी के लिए हम सब ने मिलके काम करना। बीइंग ए सोसाइटी हम ये नहीं कर सकते हमारे साथ इशू है तो कोई और आके ये सोल्व करे। बीइंग ए माइनॉरिटी मैं एक पाकिस्तानी भी हूँ और जो माइनॉरिटी के साथ इश्यूज है वो पाकिस्तान के इश्यूज है जो हम सब ने मिलके सोल्व करने हैं। नो डाउट ऐसे काफी सारे इश्यूज दूसरी कंट्रीज में भी जो माइनॉरिटीज होते हैं उनके साथ भी होते हैं, पर हम सब ने मिलके काम करना है और उन इश्यूज को रिजोल्व करने हैं। और जो इश्यूज पे बात होती है तो ज्यादा से ज्यादा जो इश्यूज होते हैं माइनॉरिटी के साथ वो अभी ज्यादातर ये पाया जाता है फोर्स कन्वर्जन के बेसिस पे। बिल्कुल। जो अगर हम इस्लाम को सही से पढ़ें और अगर हम जो हमारे दोस्त है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग जिससे है तो काफी सारे दोस्त इन सारी चीजों को कंडेम भी करते हैं। जो प्रोटेस्ट होता है उसमें माइनॉरिटी से ज्यादा मुस्लिम फ्रेंड मेरे होते हैं। ट्विटर ट्रेंड हो या फेसबुक हो या उसके खिलाफ कोई ऑनलाइन कैंपिंग चलानी हो तो मैं देखता हूँ कि काफी सारे मुस्लिम हमसे भी आगे होते हैं। तो नो डाउट हमारे साथ ये जो इश्यूज हैं वो हैं जो हर सोसाइटी में होते हैं, पर हम मिलके इसका मुकाबला कर सकते हैं बहुत आसानी से और अच्छे तरीके से। बहुत शुक्रिया। मैं काजिम की तरफ बढ़ूंगा। काजिम, ज़रा मुझे ये बताइएगा कि हमें ये देखने में आता है कि बहुत सारे जो प्लेसेस होते हैं, ख़ासतौर पे हिंदू प्लेसेस होते हैं, उनके साथ कुछ नाइंसाफ़ी की जा रही होती है या कुछ बुरी चीज़ें की जा रही होती हैं। क्योंकि आप एक तौर पे मैंने आपकी एक कैंपेन देखी है जो डिस्कवरिंग सिंध के नाम से एक कैंपेन भी आप चला रहे हैं, जिसमें आप सिंध के पुराने मकामात जो हैं, जो हमारे हेरिटेज कंसिडर किए जाते हैं, उनको आप फाइंड आउट करते हैं और इस हवाले से आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे होते हैं।
तो आप क्या समझते हैं कि इस तरीके से अगर हम अपने ही हेरिटेज को सिर्फ इस बुनियाद पे नुकसान पहुंचाना शुरू कर दें कि माइनॉरिटी की है और हम मेजॉरिटी में, तो क्या ये सही है? इस बारे में आपके क्या ख्यालात हैं? अगर ये आप देखें तो माइनॉरिटीज की जो प्लेसेस हैं, आप मंदिर हैं या काफी जो और प्लेसेस जो हैं, अगर आप उन पे जाएं तो उन पे कोई इतना ध्यान नहीं दिया जा रहा होता, या कोई हमारे जैसे कोई मुस्लिम जा रहे होते हैं तो वो जो है वो उस जगह का ऐसा एहतराम नहीं कर रहे होते। उन जगहों का भी हमें ऐसा एहतराम करना चाहिए जैसे हम अपनी मस्जिद में जा रहे हैं या इबादत गाह पे जा रहे हैं, तो जिस तरह से हम एहतराम करते हैं, हमने काफी देखे हैं लोग जो हैं वहाँ पे अगर कोई ऐसी प्लेसेस बनी हुई है उन पे ऊपर चढ़ के खड़े हुए होते हैं या चप्पलें पहन के, शूज वगैरह पहन के अंदर जा रहे होते हैं। तो इस चीज से एक बड़ा नुकसान हमें ये है कि एक नफरत जो होती है कि हम उनकी जगहों पे जा रहे हैं, उनका हम एहतराम नहीं कर रहे। तो लैपटॉप लगा अगर क्या? आप अगर देखें, अगर कोई नॉन, तो वो अगर आके ऐसी मस्जिद में अंदर आ जाए तो हमारे यहाँ तो उसको एक डायरेक्ट फतवा आ जाता है कि भैया वाजिबुल कत्ल हो गया, ये इसने तो एहतराम नहीं किया, ये नहीं किया। इसी में आप देख लें, अभी जैसे हमारे पास ईद वाले आपने वाकये सुने होंगे जो हुए हैं काफी सारे। जी जी बिल्कुल। और ईद वाले वाकयात आप ले लें, कुर्बानी में जो चीजें हुई हैं, मंदिर में आलाइशें फेंकी जाना, ये करना वो करना, ये काफी हमारे यहाँ जो एक तासुब जो है, हमारे यहाँ जो एक यंग जनरेशन में जो है एग्रेसिवनेस बहुत इस बार हमें देखने को मिल रही है। अच्छा कासिम, मुझे ये एक चीज़ ये कीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ पे खैर सेट तो डिस्कस करने नहीं बैठे, लेकिन फिर भी जैसे ही कुछ मुहर्रम करीब आना शुरू होते हैं या कुछ इस्लामी वो मुक़द्दस महीने करीब आना शुरू होते हैं जिसके एहतराम कुरान में भी है और हदीस में भी हमें मिलता है, कुछ बड़ी हस्तियाँ इसमें इन्होंने कुर्बानियाँ दी थी इस्लाम को बचाने के लिए। लेकिन जब आपकी नज़र से ऐसे वाक़यात गुजरते हैं, ख़ास तौर पे जैसे जैसे मुहर्रम करीब आते हैं, तो हम देखते हैं एक अचानक से कुछ इस तरीके से पोस्टिंग शुरू कर दी जाती है जिसमें वो चाहते हैं कि आपस में लड़ें, आपस में किसी ना किसी तरीके से लड़े। तो जब आप ये चीज़ें देखते हैं तो आप किस तरीके से कंसिडर करते हैं? आप क्या क्या समझते हैं, या आप हमारी यंग जनरेशन को क्या पैगाम देंगे कि इसको किस तरीके से लेना चाहिए उन्हें? क्योंकि अक्सर जज्बाती हो जाते हैं, कमेंट्स में लड़ना शुरू कर देते हैं, जबकि दोनों साइडों को पता है कि ये आज से नहीं, हजार कई सौ सालों से ये मसले चलते चले आ रहे हैं। इन चीजों पे पहले जो अभी भी काफी, जैसी मुहर्रम शुरू है, काफी इस चीजों पे बहस शुरू हुई है, काफी किस्म की पोस्टें भी आ रही हैं, लेकिन मैं जो हूँ बजाते खुद ऐसी पोस्टों को मैं इग्नोर ही करता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही कोई भी आपका महीना आ रहा हो जिसमें आपकी मुकद्दस आ रही हो चीजें, तो उनमें ये चीजें होती हैं, लाजमी कोई ना कोई एक साजिश जरूर करते हैं कि जो ये आपस में यूनाइट हुए हैं तो इनको किसी तरीके से इनको अलग किया जाए। अभी भी आप देख रहे हैं काफी साजिशें चल रही हैं, और ये साजिशें आप सिर्फ देखेंगे जैसे ही मुहर्रम सफर खत्म होता है और ये आपको साजिशें दम तोड़ती हुई दोबारा नजर आएंगी और दोबारा ये सारे खामोश हो जाएंगे, और जैसे ही मुल्क चलना शुरू हो जाएगा, फिर जैसी कोई दूसरे महीना आ गया जिसमें है तो उसमें दोबारा फिर ये जो चीजें हैं नेगेटिविटी वगैरह ज्यादातर दोबारा आना शुरू हो जाएंगी। इसी पे नौजवानों से यही है कि आप ये जो चीजें देख रहे हैं उनको ज्यादा आगे आप शेयर या फॉरवर्ड नहीं करें, इन पे इतना ध्यान नहीं दें, क्योंकि ये तो एक साजिश है जो चाह रहे हैं कि ज्यादा लोगों में पहले नफरत आए और यानी लोग जो है आपस में इकट्ठा होकर ना रहें। बहुत शुक्रिया कासिम। अच्छा, मैं समीर की तरफ बढ़ूंगा। समीर, बस हम अपने प्रोग्राम हमारा इख्तितामी मराहिल की जानिब जा रहा है। मुझे ये बताइएगा, इंटरफेथ हारमनी को आप क्या समझते हैं? आप किस नज़रिए से देखते हैं और किस तरह डिफाइन करेंगे हमारी यूथ के लिए? माज, मैंने सबकी बातें सुनी और बिल्कुल बड़े अच्छे ख्यालात थे सबके। मैंने अभी जब हमारी 1-on-1 बात हो रही थी तो मैंने एक चीज़ आपसे बात की थी कि इंटरफेथ अगर आपने इस मुल्क में नाफिज करना है या इंटरफेथ को आपने इंटरफेथ हारमनी को रिस्पेक्टली अपनी सेव करना है, तो उसका सबसे एक अच्छा फार्मूला ये है कि अपना मज़हब छोड़ो नहीं, दूसरे का मज़हब छेड़ो नहीं। तो अगर इस फॉर्मूले के ऊपर हम सब कारबंद हों, इस फॉर्मूले को फॉलो करें, तो मैं समझता हूँ कि ना आप फिर किसी को काफिर के फतवे देंगे, ना ही फिर आप कभी माइनॉरिटीज़ के साथ कभी आप जो है उलझेंगे, ना ही फिर आप इन चक्करों में पड़ेंगे कि कौन काफिर है कौन मुस्लिम है। क्योंकि देखें,
हमारे मजहब की सबसे पहले तो जो इंटरप्रेशन है वही सबसे ज्यादा गलत हो रही है। हर मजाहिब के अंदर, हर मसलतों के अंदर, हर तबकात के अंदर इस वजह सिर्फ ये है कि हमने जो अपना मजहब है वो किसी मौलवी की अमानत कर दिया, किसी मुल्ले की अमानत कर दिया। हालांकि कुरान मजीद हर किसी के घर में मौजूद है, उसके बिल्कुल। अंदर पूरा रास्ता मौजूद है कि भाई किस तरह से आपने जिंदगी गुजर करनी है। तो जब मेरे नबी ने दुनिया के अंदर एक मॉडल दे दिया जिसके अंदर तमाम मजाहिब को इजाजत है अपने क्या कहते हैं प्रैक्टिसेस करने की, तो फिर मैं और आप कौन होते हैं, या फिर कोई कौन होता है जिसके ऊपर सवाल करने वाला। मसला यही है कि बहुत से लोगों की दुकानें इस कारोबार से जुड़ी हुई हैं जो कि नहीं चाहते कि पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी आए, पाकिस्तान के अंदर तमाम जो है मजाहिब इकट्ठा रहें और रहते हैं। अभी लाल ने बड़ी खूबसूरत बात की कि जी उसको तो लगता ही नहीं है। उसको बेसिकली इसलिए नहीं लगता क्योंकि ये जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है वो सिंध धरती के अंदर बहुत ये चीज, हम तो सोमनाथ के मंदिर को भी जो है ना तोड़ने वालों को भी कंडेम करते हैं, क्योंकि फिर जब बाबरी मस्जिद हुआ तो फिर हमें एहसास हुआ ना, तो जाहिर है सबके एहसास सबकी इबादत गांव से जुड़े हैं। आप लाख चाहे किसी को ये कहो कि जी मजहब अलग करो, रियासत अलग करो, लेकिन मजहब आपका हिस्सा होता है, मजहब प्योर होता है। तो जब आप प्योरिटी को इनप्योरिटी के साथ मिक्स करते हैं तो जाहिर है मजहब ही खराब होगा, आपका कोई और इदारा खराब नहीं होगा। तो मेरी बस लास्ट से यही है कि फेसबुक के ऊपर सबसे पहले तो ये कमेंट का सेक्शन ही खत्म कर देना चाहिए। आप कमेंट करते हैं यहाँ से, क्योंकि ये कन्वर्जन ये जो कन्वर्सेशन हमारे दरमियान होती है ये नॉन इनफॉर्मल है। ये आप समझ ही नहीं पाते हो अगला बंदा किस एक्सप्रेशन के साथ कहना चाह रहा है, उसका उसका उसके जहन में क्या चल रहा है, क्या कहते हैं उसकी बात करने का जो तरीका था वो एक्चुअली में था क्या, उसकी जो बात थी वो सही पहुंची कि नहीं। मिस इंटरप्रेशन होती है पोस्टर्स की। तो ये कमेंट के ऊपर लड़ना छोड़ दें, इससे दीन की कभी खिदमत नहीं हुई है ना होगी। तो बस यही मैं कहूंगा एंड में। बहुत शुक्रिया समीर आपके वक्त का, कि आपने हमें इतना अपने इनकी बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया और इस इंटरफेथ हारमोनी पे बात की। मैं आपका सबसे पहले शुक्रगुजार समीर का हूँ और अपने तमाम मेहमानों का शुक्रगुजार हूँ। आखिर में सबसे जाते जाते एक कमेंट लेता जाऊँगा और फिर अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करूँगा। जी लाल, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें यहाँ पर इंटरफेथ हारमोनी के ऊपर। अच्छा, इस पे मैं अपने आइडियल अब्दुल सत्तार ईदी का एक कोट है जो वो मैं कहना चाहूंगा, वो ये है कि सब इंसानियत खुद में ही एक सबसे बड़ा मजहब। बेशक, बहुत शुक्रिया। लाल ने बहुत प्यारी बात की है कि इंसानियत सब में ही अपना सबसे बड़ा मजहब है। इंसानियत से बढ़कर तो कोई मजहब ही नहीं है। अगर कोई एक खुदा ना खास्ता कहीं पे रोड पे एक्सीडेंट होते हैं तो सबसे पहले वो आपके आके ना तो मजहब पूछते हैं, ना कोई चीज़ पूछी जाती है कि आप शिया हो, सुन्नी हो, या फिर अहले हदीस हो, या कोई भी आपका किस फिरके से ताल्लुक है, किस जबान से ताल्लुक है, आप क्या करते हो। सबसे पहले वो उस एक्सीडेंट के जो जख्मी हुए हुए होते हैं, इंजर्ड पर्सन होते हैं, उनको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। यहाँ पे इससे ये बात साबित हो जाती है कि इंसानियत ही वो वाहिद मजहब है जो सबसे बड़ा है। मैं अपने तमाम पैनलिस्ट का बहुत बेइंतहा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से अपना वक्त निकाला और हमें टाइम दिया और इस अहम मौजूद पर बात की। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक और नए मुकाम में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।